गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजकुमार भैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर आपसे चर्चा कर रहे थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हैं हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, रेलेवेंस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि तत्कालीन वैश्विक व्यवस्था के अंदर ऐसे बहुत सारे दबाव थे, जैसे सैनिक दबाव है, गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक तनाव और वैमनस्य की स्थिति, आर्थिक पिछड़ापन, गुटनिरपेक्ष देशों में अस्थिरता उत्पन्न करना, एक नैतिक आंदोलन, गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती संख्या, चीन की दिलचस्पी, ऐसे बहुत सारे ऐसे दबाव थे जिनके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन कमज़ोर हुआ। और इन दबावों के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, ऐसी बहुत सारी गतिशीलता और नवीन प्रवृत्तियां उभर के सामने आई, जिससे और साथ ही जो निर्गुट जो आंदोलन था उसके अंदर भी गुटवादी लॉबी का प्रभाव बढ़ता जाने लगा। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई जिससे ऐसे लगा कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य या प्रासंगिकता, रेलेवेंस नहीं है। मगर और भी ऐसी चीज़ें थी। गुटनिरपेक्ष विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चय स्थायी रूप धारण कर चुकी थी। मगर ये प्रश्न भी किया जाने लगा कि आज गुटनिरपेक्षता का क्या औचित्य रहा गया है, जब आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 से अधिक देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। और गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में तो थी, किंतु पिछले कई वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे शीत युद्ध का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो चुका, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद खत्म हो चुका, वार्सा पैक्ट को भंग कर दिया गया, नाटो की भूमिका में परिवर्तन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो चुका। गुटनिरपेक्षता का उदय शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था और आज शीत युद्ध के अंत हो जाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। ये प्रश्न उठाया जाने लगा कि जब ये सब जिन चीज़ों की वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय होता है, आज के वैश्विक परिदृश्य में वो चीज़ें समाप्त हो चुकी है, तो आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर से अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उसका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। किंतु बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया। उनका कहना था कि भाई बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष देश अभी भी निर्धन है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और समृद्ध राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इनका औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए जरूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को सुदृढ़ किया जाए। विकासशील देश आपस में सहयोग के लिए सक्रिय रहे। इसलिए ये निर्गुट आंदोलन का जो मंच है, इनके लिए एक अपरिहार्य मंच आवश्यक है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र मानकर जो नाम के जो देश हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ये सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियां तीसरी दुनिया के जो देश हैं, तीसरी दुनिया के देशों घातक हथियारों को जमावड़ा नहीं करे।
1993 में आंदोलन का सदस्य बनने के लिए प्राप्त नए आवेदन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि सार्वभौम कार्यों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता बनी हुई है। इतने सारे आवेदन आ रहे हैं, इससे मालूम है कि आज भी देशों के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व उतना ही बरकरार है। थाईलैंड है तथा होंडुरस को नए सदस्य रूप में प्रवेश मिला और भी अन्य देशों को पर्यवेक्षक और अतिथि के रूप में प्रवेश मिलता है। ऐसा कहा गया कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी। आर्थिक युद्ध आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभर कर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे और विकासशील देशों की स्वतंत्र और हितों को खतरा पहुंचेगा। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए उत्तर के देश और दक्षिण के देशों के बीच में संवाद बनाए रखना और दक्षिण के बीच राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो को बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G77 को एक होकर कार्य करना होगा। तो ये सब चीजें हैं। और क्या प्रासंगिकता नजर आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, तो वो सब चीजें हैं जिनकी वजह से आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, रेलेवेंस आज के दौर में भी है। पहली है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जोरदार मांग करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से सदस्य देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जोरदार मांग की गई है। विश्व के अंदर इन जो आर्थिक क्षेत्र में या वैश्विक मंचों पर जो भेदभावपूर्ण जो रवैया विकासशील या अविकसित या जो नवोदित जो राष्ट्र है उनके साथ में विकसित देशों के द्वारा जो किया जाता है, तो उसके असंतोष के फलस्वरूप विकासशील राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों में सभी देशों को समानता का दर्जा मिलना चाहिए, इनको भी, इनके व्यापार को भी वरीयता प्रदान की जानी चाहिए और जो भेदभावपूर्ण जो शर्तें उनको समाप्त किया जाना चाहिए और इनको भी उचित प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में मिलना चाहिए। दूसरा, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना एक वैश्विक बहुत समस्या है और विश्व में अधिकांश देशों के पास में परमाणु हथियार है और इन परमाणु हथियारों की वजह से विश्व में एक भय का आतंक व्याप्त है। आज पता नहीं कब अगर विश्व युद्ध चालू हो जाए तो विश्व पृथ्वी या पूरा जो वर्ल्ड है वो कई बार समाप्त हो सकता है, क्योंकि इतने सारे हथियार इन देशों के पास में मौजूद है। तो परमाणु निशस्त्र की दिशा में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निभा रहा है और आने वाले समय में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही जो दक्षिण यानी जो अल्पविकसित जो देश है, विकासशील दो देश है, उनके बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी नियो की नाम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मंच के माध्यम से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विभिन्न जो सभी जो दक्षिण की जो देश हैं, अल्पविकसित देश हैं, वो उनको एक मंच मिला हुआ है। इसके मंच के माध्यम से वो अपनी मांगों को पुरजोर ढंग से उठाते हैं। तत्कालीन जो वैश्विक व्यवस्था में, चौथा है, तत्कालीन जो वैश्विक व्यवस्था में जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की जो अमेरिका की दादागिरी है वैश्विक व्यवस्था में, उसका विरोध करने के लिए ये सशक्त मंच है। इसके माध्यम से अमेरिकी जो शक्तियों का जो दुरुपयोग किया जाता है उसका इसके माध्यम से विरोध किया जा सकता है। पांचवा है कि विकसित और विकासशील यानी उत्तर, विकसित यानी उत्तर और विकासशील यानी दक्षिण
कि देशों के बीच में भी अगर कोई सार्थक वार्ता के लिए इसके माध्यम से दबाव डाला जा सकता है। एक ऐसा मंच है जो उत्तर दक्षिण के देशों के बीच में आपसी सहयोग और सौहार्द को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। छठा है, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले, जिन देशों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, गुटनिरपेक्ष देश जैसे ओपेक राष्ट्र हैं जो पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं, उन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों के रूप में अच्छी है। तो इस बात के लिए ये मंच तैयार करता है कि वे अपना जो बचा हुआ धन है वो पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा न करने के बजाय विकासशील देशों में विकासात्मक कार्यों में या विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें। ओपेक के राष्ट्र और अन्य जो राष्ट्र है, जो संपन्न राष्ट्र हैं, वो अपना जो धन है, बचा हुआ शेष धन है, अगर विकासात्मक कार्यों में इन विकासशील राष्ट्रों में करेंगे तो इनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो इसके मंच के माध्यम से ये कार्य भी किया जा सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नव जो औपनिवेशिक शोषण का विरोध करता है। आज के वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक शक्ति बहुत मजबूत मानी जाती है और विकसित राष्ट्र आर्थिक शक्ति के माध्यम से जो विकासशील राष्ट्र हैं उनका शोषण करते हैं। तो शोषण से बचाने के लिए भी एक सशक्त मंच है, इसके द्वारा नव उपनिवेशवाद का विरोध किया जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से। आठवां है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए ये मंच दबाव डालता है और दबाव डाल रहा है कि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के राजी हो सके, यानी उनके जो वीटो परिषद की जो सदस्यता में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सके और महासभा को और अधिकार दिया जा सके। जो विकसित देशों के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो का जो बार बार दुरुपयोग किया जाता है, तो ये जो मंच है ये मांग कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है और आगे भी करता रहा है कि जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य स्थायी उसकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और वीटो का प्रयोग का जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। महासभा की शक्तियों को ज़्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए, जो कि अधिकांशतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इस प्रकार से आज भी इन सभी मुद्दों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। संक्षिप्त में हम कहें कि विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। विशेषकर ऐसे में जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया। तो आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए विकासशील देशों के इस मंच के माध्यम से, ताकि आपसी यहाँ के जो क्षेत्र हैं, राष्ट्रों के क्षेत्र हैं, उनमें विकासात्मक कार्य और जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने स्वतंत्र विदेश नीति का सिद्धांत देकर और नवोदित देशों को एक मंच उपलब्ध करा के सैनिक टकराव की दिशा में संभावित व्यापक रुझान को रोक दिया और शीत युद्ध का तनाव कम करने तथा शांति स्थापित करने की दिशा में प्रोत्साहन दिया है कि भाई कैसे शीत युद्ध के दौरान जो आपसी तनाव था उसको कम किया, शांति के लिए काम किया गया। आपसी विचार विमर्श द्वारा और समझा बुझाकर और जोरदार प्रचार करके आंदोलन ने उपनिवेशवादी उन्मूलन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की। जो राष्ट्र गुलाम थे उनको इन्होंने स्वतंत्रता दिलाने का भी प्रयास किया। 1960 के बाद ये महसूस किया गया कि राजनीतिक उपनिवेशवाद का तो उन्मूलन हो रहा है, लेकिन नव स्वाधीन राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है और वो औद्योगिक देशों पर निर्भर है, जिससे लगता है कि निर्धन देशों पर धनी देशों की जो दादागिरी है वो बनी हुई है। अतः नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की मांग की जाने लगी। अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता के विषय आर्थिक समस्या और पर्यावरण प्रदूषण रोकने की समस्या रह गई है। ये बड़ी समस्याएं हैं आज के वैश्विक परिदृश्य में। एक तो आर्थिक समस्या और दूसरा है पर्यावरणिक समस्या। और
इसके बहुत सारे ऐसे सम्मेलनों में, जैसे लुसाका अल्जियर्स सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखकर आंदोलन ने अब विश्व में प्रदूषण की समस्या पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इन सब चीज़ों से सिद्ध होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शांतिपूर्ण समतावादी विश्व व्यवस्था स्थापित करके विकासशील देशों का भविष्य उज्जवल करने के प्रयासों में निरंतर प्रयास कर रहा है। शीत युद्ध की समाप्ति की प्रणीति उत्तर दक्षिण टकराव में हो सकती है, तो बदलते हुए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और बढ़ गई है और निरंतर इसकी सदस्य संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस आंदोलन का बल और प्रभाव बढ़ रहा है, मगर इसकी कमजोरियां भी सामने आई है। इसकी सामूहिकता में कमी आई है और परिणाम स्वरूप उसके निर्णय और घोषणाओं का नैतिक राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस दृष्टि से यदि वास्तव में चाहें तो सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार के फिनोमिना घटनाएं हमारे सामने हैं, उससे महसूस होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज भी आवश्यकता है, ज़रूरत है, प्रासंगिकता है, क्योंकि जो तृतीय विश्व के जो देश हैं, विकासशील जो देश हैं, उनको एक सशक्त मंच मिला हुआ है जिसके माध्यम से वो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरणीय क्षेत्र हो, उसमें अपनी ज़बरदस्त इसके माध्यम से मांगे रखते हैं और इसके माध्यम से दक्षिणी सहयोग, उत्तर दक्षिणी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन आज भी, कल भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।